आइए वेलकम दोस्तों। आज हम दो वेक्टरों के बीच में क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो दो वेक्टरों के बारे में हम क्या क्या ऑपरेशन उनके बीच में कर सकते हैं या किसी वेक्टर के साथ हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देयर कैन बी फोर ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म बिटवीन टू वेक्टर्स आर फॉर ए वन वेक्टर। किसी वेक्टर या दो वेक्टरों के साथ, दो से ज्यादा वेक्टरों के साथ हम क्या क्या एक्शन कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, वो चार आपके सामने है। सबसे पहले वेक्टरों का हम योग कर सकते हैं, दो वेक्टरों का हम एडिशन कर सकते हैं। एडिशन का मतलब दो वेक्टरों को जोड़ना, दो से अधिक वेक्टरों का भी जोड़ना हम सीखेंगे। सम ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे आपके पास एक वेक्टर ए दिया रहेगा, दूसरा वेक्टर बी दिया रहेगा और कहेगा दोनों को जोड़ के ऐड करके जो आएगा एक नया वेक्टर आर, वो निकालना है, आपको बनाना है। ऐसे ही आपके पास तीन वेक्टर भी दिए हो सकते हैं, तीनों को जोड़ के एक वेक्टर आर बनाना है। इसी प्रकार आइए अब हम इसी वेक्टर का वियोजन योग का जस्ट उल्टी क्रिया है, जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन इज रिजोल्यूशन। किसी वेक्टर को इसमें तोड़ना, योग का उल्टा होता है जोड़ का उल्टा होता है तोड़ना। जोड़ का उल्टा घटाना नहीं होता है, जोड़ का उल्टा होता है तोड़ना, वियोजन, रिजोल्यूशन। तो आपको इसमें क्या रहेगा, एक वेक्टर दिया रहेगा और उसको दो वेक्टर में तोड़ सकते हैं आप, चाहे तो दो से ज्यादा में, बट आपके सिलेबस में दो वेक्टर में तोड़ना है। ठीक इसी प्रकार एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर ए में से बी घटाओगे कैसे, पहले में से दूसरा कैसे घटाओगे, दूसरे में से पहला कैसे घटाओगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, ये हमें समझना है। और इसी प्रकार लास्ट ऑपरेशन, दो वेक्टरों का हमें गुणा पढ़ना है। गुणा दो तरह का होता है, एक तो डॉट गुणन, स्केलर गुणन जिसे कहते हैं, और एक होता है दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन, वेक्टर गुणन। तो गुणा दो टाइप का होता है, इस गुणे से जो आंसर आएगा वो आता है, एक अदिश आता है, इसीलिए इसे अदिश गुणन भी कहते हैं या डॉट गुणन तो कहते ही हैं, आपने देखा। ठीक, और जब हम इस तरह का परफॉर्म करते हैं गुणा, तब दो वेक्टरों के गुणा से क्या आता है, एक सदिश आता है। क्या आता है दोस्तों, एक सदिश आता है, और यानी वेक्टर आता है, इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम ये सब सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। आज का टॉपिक हमारा वेक्टरों का योग करना। आइए दो वेक्टरों को जोड़ना सीखते हैं, फिर दो से ज्यादा वेक्टरों को कैसे जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, आइए सीखते हैं। Let us try to add two vectors and more than two vectors. आइए देखिए वेक्टरों का योग ज्ञात करने की विधियां। वेक्टरों को जोड़ने के लिए क्या क्या विधियां हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर है तो उनको ऐड करने के लिए there are two vectors, then there are two methods to add two vectors. First is triangle method, दूसरा is parallelogram method. If there are two vectors, there are two methods to add two vectors. First, by triangle method, त्रिभुज विधि से हम दो वेक्टरों को जोड़ सकते हैं। By triangle method, we can add two vectors. By parallelogram method, also we can add two vectors. तो समांतर चतुर्भुज विधि से भी हम दो वेक्टर जोड़ सकते हैं और त्रिभुज विधि से भी। अगर दो से ज्यादा वेक्टरों को ऐड करना है तो पॉलीगन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। If we have to add more than two vectors, use this method to add more than two vectors, polygon method, बहुभुज विधि का इस्तेमाल करेंगे दो से ज्यादा को अगर ऐड करना है। तो आइए सबसे पहले हम दो वेक्टरों को जोड़ने जा रहे हैं। First we want to add two vectors by triangle method. Then we will add two vectors by parallelogram method. Then we will add more than three vectors by polygon method. आइए सबसे पहले दो वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज
विधि हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एज शोन बिलो, इन दोनों को वी हैव टू ऐड दीस टू वेक्टर्स एंड फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बनाना है। कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। आइए देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है दो वेक्टरों को त्रिभुज विधि से जोड़ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वेक्टर ए है इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को आपको बता चुका हूं, एरो हटा के लिखा जाता है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसी तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोस्तों कितना है? 7, यानी बी की वैल्यू 7। इसी को आप कह सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए भी कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी कह सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के 3 स्टेप में हम इनको ऐड करेंगे। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं, और जिस दिशा में जितना बड़ा उतना ही बड़ा उसी डायरेक्शन। फर्स्ट वी विल ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, जिसको ऐड करना है, हमें ऐड क्या करके निकालना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। तो पहले सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और जिस दिशा में ये है उसी दिशा में, क्योंकि वेक्टर में 2 चीज का ध्यान रखना होता है। वेक्टर में डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन होती है, लंबाई होता है। तो किसी वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए, उसका दिशा भी ख्याल रखना है आपको, लंबाई भी ख्याल रखना है। आइए सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? सर्वप्रथम फर्स्ट वी विल ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर इन द डिजायर्ड डायरेक्शन एंड विद करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड। जिस मैग्नीट्यूड से दिया हुआ है, जिस डायरेक्शन में, उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं। पहला वेक्टर किस डायरेक्शन में है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रहा है आपके पास, तो आइए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। 11 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, ये देखिए आपका 11 सेंटीमीटर नियर अबाउट उसी के जैसा हमें ड्रॉ करना है, उसी के लेंथ जैसा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं, उससे कम नहीं। तो आइए 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया वेक्टर ए, और इसका मैग्नीट्यूड ए बराबर 11, और यही है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मॉड। अब इसके बाद पहला वेक्टर खींच लेने के बाद अब हम दूसरा वेक्टर इसी के बाणार्ध से, यानी इसी के हेड से ड्रॉ करते हैं। इसी के बाणार्ध से दूसरा वेक्टर जिस डायरेक्शन में दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का ड्रॉ कर लेते हैं। कितने मैग्नीट्यूड का? 7 मैग्नीट्यूड का। वेक्टर ए की डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में कितने एंगल पर? मान लीजिए 60 डिग्री पर ये दिया हुआ है। मान लीजिए कितने डिग्री पर वेक्टर ए की डायरेक्शन से? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आइए वेक्टर बी को ड्रॉ करते हैं, और कितनी लंबाई का? 7। 1 2 3 4 5 6 7, लगभग इतना उसी डायरेक्शन में। देख लीजिए इसी डायरेक्शन में है, लगभग कितने डिग्री पर दोस्तों? 60 डिग्री पर। ए की डायरेक्शन से कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। ठीक, ये हो गया आपका वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? b इक्वल टू 7, और दिस इज सेम एज मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम लास्ट स्टेप, पहला स्टेप हो गया, पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिस दिशा में दिया है, जितने मैग्नीट्यूड का, फिर उसके हेड से, बाणार्ध से दूसरा वेक्टर जिस दिशा में है, जितने मैग्नीट्यूड का, ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा वेक्टर भी हो गया। अब लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में पहले वेक्टर के टेल से, पूंछ से दूसरे वेक्टर के आखिरी वेक्टर के बाणार्ध को मिला देंगे। यहां से यहां मिला देंगे, तो मिला दीजिए, यहां से यहां मिला दीजिए। ये देखिए, ये जो येलो कलर का आया है यही है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आइए इसका नाम बताइए क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
यही है दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट का मतलब नेट, दोनों का इफेक्ट यही है। इन दोनों को अगर मार दिया जाए तो ये पैदा हो जाएगा, इन दोनों का नेट इफेक्ट इसके बराबर होगा, इतने के बराबर। ये मत समझ लीजिए कि ये 11 है ये 7 है तो इसकी लेंथ नेट का इफेक्ट 18 होगा, 11 7 18 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है ज्यादा, यानी तीसरी कम होगी इन दोनों से। दोनों का योग कितना है 11 7 18, 11 + 7 18, उससे ये लेस होगा, इसकी लेंथ लेस होगी इन दोनों के एंड से। ये ना समझ लीजिएगा कि ये 11 है ये 7 है तो ये 18 होगा, नहीं, गलत, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा ये बात। अब आ जाइए, हम आपसे कह रहे थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बहुत अच्छे से आपने बनाया। यही है इन दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फर्स्ट लेटर क्या है आर, तो इसको हम लोग कभी कभी वेक्टर आर भी कहते हैं, ठीक है। अब मुझे जानना है इसकी लेंथ को कैसे हम शो करेंगे। क्या इसकी लेंथ को ऐसे लिखेंगे a प्लस बी लिखेंगे, नहीं लिख सकते। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा a प्लस बी नहीं, तीर हटा के मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तीर हटा के मैग्नीट्यूड लिखते हैं, बट जब एक वेक्टर हो तब ऐसा करते हैं। यहाँ दो वेक्टर हो अब मैग्नीट्यूड का सिंबल कैसे बनाएंगे। अब मैग्नीट्यूड का सिंबल होगा मॉड ऑफ, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी दोस्तों, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ऐसे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका क्या है, इस पूरे का मैग्नीट्यूड है, बात समझ रहे हैं। और ये वेक्टर क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसका मैग्नीट्यूड क्या है मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b, दैट इज इसको लिख सकते हैं वेक्टर r भी लिख सकते हैं, सॉरी इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को एक वेक्टर से लिखा गया तो इसका 3 हटा दो मैग्नीट्यूड हो गया, या इसी को कह सकते हैं वेक्टर r का मॉड, वेक्टर r का क्या भी है मॉड भी। इसकी लेंथ नीचे लिख रहे हैं, वेक्टर ऊपर लेंथ नीचे, वेक्टर ऊपर लेंथ यानी मैग्नीट्यूड नीचे, वेक्टर ऊपर मैग्नीट्यूड नीचे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे नोट पढ़े, लेट अस फाइंड। अब हमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b आपने बना लिया, अब मन में आ रहा है वेक्टर b प्लस वेक्टर a बनाना हो तो कैसे बनाओगे। फिर वही रूल, 3 रूल आपको मैंने बताया था। दो वेक्टरों को ऐड करने के लिए सबसे पहले पहला वेक्टर दिए हुए दिशा में ड्रॉ कर लेते हैं, फिर दूसरा वेक्टर उसके बाण से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर पहले के उच्च से टेल से कनेक्ट कर देते हैं दूसरे के हेड को। ये वेक्टर जो आएगा ये वेक्टर है रिजल्टेंट। तो 3 स्टेप हुआ, पहला वेक्टर ड्रॉ करो, दूसरा वेक्टर उसके हेड से ड्रॉ करो, तीसरा पहले के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइंट कर दो, वही हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी वेक्टर। ये परिणामी वेक्टर है, ये परिणामी वेक्टर का परिमाण है, परिणामी का परिमाण, परिणामी है ये, परिणामी वेक्टर परिणामी, उसका ये परिमाण है। परिणामी और परिमाण में फर्क है, समझिए, परिणामी है ये परिमाण है, ये रिजल्टेंट है ये मैग्नीट्यूड है। आ जाएंगे आगे। अब एक काम करते हैं, वेक्टर b प्लस वेक्टर a कैसे निकालेंगे। वही रूल, सबसे पहले पहला वेक्टर कौन है अपनी बार, वेक्टर a, वेक्टर b है, पहले इसको ड्रॉ कीजिए जिस डायरेक्शन में। तो आइए जिस डायरेक्शन में उसे ड्रॉ किया जाए, इस डायरेक्शन में वेक्टर b ऐसे है, तो इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लीजिए। इसी डायरेक्शन में वेक्टर b, और कितने लेंथ का है, 7 लेंथ का। लगभग सेम लेंथ का बनाइएगा, बन गया 7 लेंथ का। 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन हो गया दोस्तों, वेक्टर b, और ये वेक्टर b का क्या है, मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ वेक्टर।
अब क्या करते हैं, पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है ड्रॉ कीजिए। आ जाइए इस डायरेक्शन में कितनी लेंथ का वेक्टर है ये 11, तो वेक्टर ए ड्रॉ कर लेंगे 11 लेंथ का, इसकी लेंथ 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इसे हम छोटा कर लेते हैं। चलिए चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ए बराबर 11 और दिस इज वेक्टर ए। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, इसके बाद पहले के टेल, पहला नहीं है, इसके टेल से, इसके टेल से, पहले के टेल से आखिरी के हेड को क्या कर देना है, मिला देना है। ये जो वेक्टर बनेगा दोस्तों, ये जो वेक्टर आपका बनेगा, ये वेक्टर है दोनों का एडिशन। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए, और दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको मान लेते हैं, इस वेक्टर को जो आया है वेक्टर आर डैश। अब की हमने वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बनाया है, एग्जामिन कीजिए क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो आया है, क्या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर। आप घर पे चेक कीजिएगा, दोनों का लेंथ और डायरेक्शन सेम आएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम आएगा। और ऐसे वेक्टर अगर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है उन्हें इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो ये आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकली, ये आप जब चेक करेंगे तो आप पाएंगे, you will know that vector a plus vector b will be same as vector b plus vector a। ये आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आएगा ऐसा। अगर इसकी लेंथ हम चेक करें, गेस करें कितनी, 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लगभग 17 है। 11 7 18 होना चाहिए, लेकिन 18 नहीं, 17 या 17 के आसपास। इसका लेंथ चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 के आसपास ये भी आएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि वेक्टर ए प्लस बी, पहले करो, पहले वेक्टर ए ड्रॉ करो, फिर बी ड्रॉ करो उसके हेड से, तो जो रिजल्टेंट आएगा, और पहले वेक्टर बी ड्रॉ करके फिर उसके हेड से वेक्टर ए ड्रॉ करो, फिर जो रिजल्टेंट आएगा, दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब वेक्टरों का जो एडिशन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम को बदल दो तब भी वेक्टरों का सम जो आएगा वो बदलेगा नहीं, क्रम के विनिमय के नियम का पालन करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी। आगे चलते हैं, अब आपको कह रहा है दो वेक्टरों के जोड़ने की कौन सी विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। तो इन दोनों वेक्टरों को जोड़ना है। आइए अब हम त्रिभुज विधि से नहीं बल्कि समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ते हैं। तो समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ने के लिए 2-3 स्टेप में इसको भी निपटा देते हैं। देखिए पहला स्टेप, जो पहला वेक्टर है मान लीजिए 13 सेंटीमीटर है, इसको ड्रॉ करेंगे जिस दिशा में है उसी दिशा में। तो आइए हम लोग क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वी विल ड्रॉ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने जा रहे हैं। तो ये कैसे बनाएंगे, पहला स्टेप क्या है बताइए,
सबसे पहले पहला वेक्टर जिस डायरेक्शन में जिस दिशा में है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। आइए ड्रॉ किया जाए। सबसे पहले पहला वेक्टर 13 सेंटीमीटर का है, ड्रॉ कर लीजिए। इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्लोन इसी का बना लेते हैं, सेम टू सेम। ये हो गया हमारा पहला वेक्टर। पहला वेक्टर ड्रॉ होने के बाद अगला स्टेप पहला वेक्टर हो गया। फिर अब उसके ध्यान से रखिएगा, इस विधि में एक ही बिंदु से दोनों वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो पहला स्टेप में क्या रखना है, एक ही बिंदु से एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को ड्रॉ करना है। ड्रॉ बोथ वेक्टर फ्रॉम वन पॉइंट। तो पहला वेक्टर ड्रॉ हो गया। आइए दूसरा वेक्टर को उसी पॉइंट से ड्रॉ करना है, एक ही बिंदु से। कोई एक ही बिंदु आपका मान लीजिए यही बिंदु है, यहीं से दोनों को ड्रॉ करना है, एक ही पॉइंट, सिंगल पॉइंट से दोनों। पहला वेक्टर ड्रॉ हो गया। आइए दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में है हो गया। अब आते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये रहा वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड आपने देखा 13, इसका ये वेक्टर बी। अब मैग्नीट्यूड मत ही लिखो यार, इसको लिख दो बी। इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड दोस्तों कितना है, बी होगा। और बी की वैल्यू आप जाने रहे ना, 7 है। बी की वैल्यू कितनी है, 7। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए कितना है, 13। ठीक है, ए बराबर 13 है, बी बराबर है 7। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप होने के बाद अब सेकेंड स्टेप। अब पहले वेक्टर के हेड से यहां से दूसरे वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, इसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। खींच दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू सेकेंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। Draw a line parallel to second vector from the head of first vector। एक बार में यहां से ड्रॉ कर दीजिए और डैश में ये ड्रॉ करना है, डैश डैश। तो यहां पर मैं डैश में ड्रॉ कर दिया हूं, हो गया। Similarly, draw another line parallel to first vector from the end of second vector। अब दूसरे वेक्टर के बाण आगे से पहले वेक्टर के समांतर एक रेखा खींच लेना। पहले क्या किए, पहले वेक्टर के बाण से हेड से दूसरे वेक्टर के समांतर एक रेखा, फिर दूसरे वेक्टर के बाण से हेड से पहले वेक्टर के समांतर रेखा। तो सेकेंड स्टेप क्या है, ड्रॉ a parallel line parallel to second vector from the first vector head point and draw a line parallel to first vector from the second vector head। ये हो गया, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने हैं, पैरेलल लाइन खींचने हैं, खींच दिया दोनों वेक्टरों के एंड पॉइंट से। और लास्ट स्टेप क्या करना है, जहां पर दोनों वेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहां पर कट कर रहे हैं, यहां को क्या कर देना है, यहां को क्या कर देना है दोस्तों, यहां को हमें इनके जॉइंट पॉइंट से मिला देना है, डायगोनल को मिला देना है, विकर्ण को मिला देना है, कनेक्ट दिस डायगोनल। और यही डायगोनल आपका बन जाएगा, यही डायगोनल आपका बन जाएगा रिजल्टेंट। यानी ये वेक्टर जो बन गया, यही वेक्टर बन गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माना जाएगा। आ गया दोनों का रिजल्टेंट। ट्रायंगल मेथड से आप चेक कर लीजिए, जो ये आया था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर आप इन दोनों को ट्रायंगल मेथड से ऐड कीजिए तो इतना ही बड़ा इसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब दोनों से आंसर में कोई फर्क नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या है, याद रखिएगा। आखिरी पॉइंट क्या है, आखिरी पॉइंट कनेक्ट करना है क्या,
ज्वाइंट पॉइंट जो वेक्टरों का है, टेल पॉइंट, कनेक्ट द ज्वाइंट टेल पॉइंट, ज्वाइंट उनके जो कॉमन टेल पॉइंट है कुछ, उससे एक डायगोनल ड्रॉ करना है। कनेक्ट ज्वाइंट टेल पॉइंट डायगोनली opposite, connect the joint tail point diagonally, तो आ जाइए यहां पर ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यही है वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है दोस्तों इतना होने के बाद आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर आ चुका है, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये आ चुका। इस तरह से पैरेललोग्राम मेथड से हम दो वेक्टरों को ऐड करते हैं। हमेशा याद रखिएगा दोनों वेक्टरों के जो ज्वाइंट पॉइंट है, टेल पॉइंट, उसी से आप डायगोनली जो वेक्टर बनाएंगे वही होगा इन दोनों का एडिशन। जैसे मान लीजिए पहला वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर आपका ऐसे है, अब दोनों को ऐड करना है तो कैसे आप ऐड करेंगे एक बार फिर से देखिए। मान लीजिए दो वेक्टर आपके पास है और दोनों को आपने एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर लिया। एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर आपका ऐसे है। अब दोनों को ऐड करना है तो इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन खींच लेना भाई, इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन खींच लेना। इसके बाद क्या करना है, इनके ज्वाइंट पॉइंट से जो डायगोनल बनता है इधर की ओर ज्वाइंट से स्टार्ट करना, यहाँ ये कहलाएगा। अगर मान लो ये स्मॉल वेक्टर ये है, ये स्मॉल वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर, यही होगा जो दोनों का रिजल्टेंट है। समझ जाए तो इस तरह से हम दो वेक्टरों को पैरेललोग्राम मेथड से कैसे ऐड करते हैं देखिए। अब आइए आगे चलते हैं। अब आपके पास क्या हेडिंग है ध्यान सुनिएगा। आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इन दोनों का हमने क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी वेक्टर आर निकाल लिया है, बना लिया है। किस मेथड से, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम मेथड से हमने दो वेक्टरों का परिणामी वेक्टर आर बना लिया है। अब अच्छा ये भी मान लेते हैं दो वेक्टरों के बीच का कोण कितना था, थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, दो वेक्टरों जिनका हमने रिजल्टेंट निकाला है उन वेक्टरों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब आपसे क्या है, अब अगला हेडिंग में अब मुझे चाहिए इसकी लेंथ तो मुझे मालूम है कितनी है, बोलो भाई ए है। इसकी लेंथ मुझे मालूम है कितनी है, बी है। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर ये पता है ये पता है, ये ना बोल देना इसकी लेंथ। वैसे इसकी लेंथ का सिंबल क्या होगा आप जानते हैं बहुत अच्छे से। इसके लेंथ का सिंबल क्या होगा दोस्तों, आर होगा। इसके लेंथ का सिंबल क्या होगा, आर। मुझे पूछ क्या रहा हूं, ध्यान सुनिए, ये आपको गिवन है मतलब दिया है, ये भी आपको क्या है, गिवन है मतलब दिया है। तो ये बताइए इसकी लेंथ क्या आएगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी लेंथ निकालें। ये मत बोल देना आर होगी, आर मतलब कितनी होगी। चलो ये अगर 7 है, ये 10 है, तो ये कितनी होगी अब आपको निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर आर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, जबकि वेक्टर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर मुझे निकालना है कुछ नहीं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग सूत्र डेवलप करने जा रहे हैं, डेरिवेशन। और एक चीज, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये, इसकी दिशा का भी हमें सूत्र ज्ञात करना है, क्योंकि किसी वेक्टर में दो चीजें उसकी सोल है, आत्मा है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और वेक्टर की डायरेक्शन यानी दिशा भी बतानी पड़ती है। तो इस वेक्टर की दिशा क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे, चलो डेरिवेट कर लेंगे फार्मूला, इसकी लेंथ आ जाएगी। अब इसकी दिशा का मतलब, दिशा का मतलब ये पहले वेक्टर से कितने एंगल पर है, या तो ये अल्फा बता दो, या ये वेक्टर दूसरे वेक्टर से कितने एंगल पर है, बीटा बता दो। चाहे पहले वेक्टर से इसका एंगल बता दो, चाहे दूसरे वेक्टर से बता दो, यही इसकी दिशा कहलाएगी। यानी दिशा का मतलब हो गया अल्फा या बीटा, अल्फा और बीटा निकालना है।
तो चले अब आगे, सबसे पहले हम लोग इसकी लेंथ निकालने जा रहे हैं। और वेक्टर आर, ध्यान रहे ये वेक्टर आर क्या है, फिर से मैं बता दूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, दोनों का सम। तो आइए इसको फार्मूला डेवलप किया जाए। तो आइए ध्यान से देखिएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, फिर से दोस्तों बताइए, ए। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी। इसका मैग्नीट्यूड है बी। अब मुझे क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज आर निकालना है। या इसका मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये निकालना है, ये निकालना है। इसका मॉड मतलब वेक्टर आर का मॉड आर निकालना है, इसका मॉड मतलब वेक्टर आर का मॉड दैट इज आर, ये निकालना है। तो आइए निकाला जाए आर कितना होगा, आइए देखते हैं। चलिए, वी हैव टू कैलकुलेट आर, where r is magnitude of vector r and vector r is आपको यहां लिख दे रहे हैं, वेक्टर r is, फिगर को साफ क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन, तो ये जरूरी है। वेक्टर r बराबर हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b, समझ गए? वेक्टर r किसके बराबर है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, और r हमें निकालना है। सवाल होता है क्या ये r a प्लस b के बराबर होगा हमेशा? क्या r a प्लस b के बराबर होगा? कह नहीं सकते, हमेशा नहीं हो सकता। इसलिए r का क्या फार्मूला होगा, आइए निकाला जाए। ये जरूरी नहीं है कि r a प्लस b के बराबर आए, वो एक कंडीशन होगी, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल आपका कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि ये वेक्टर की लेंथ इन दोनों के बराबर ऐड के सम के बराबर लेंथ के आएगी कि नहीं, वो डिपेंड करेगा एंगल पे। ये एंगल जो दोनों के बीच का है, ये एंगल पर डिपेंड करेगा। हो सकता है ये r इसकी लेंथ इसके और इसके सम के इक्वल हो, दोनों के a प्लस, हो सकता है, ऐसा संभव है। r जो है a इनके लेंथों के सम के बराबर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, इनके वेक्टरों के बीच का एंगल क्या है, समझ गए? आइए हम पहले तो r निकाला जाए और बाद में ये बातें देखेंगे कब ये r जो कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। कब ये r a प्लस b के बराबर होगा, ये बाद में देखेंगे। जरूरी नहीं है r a प्लस b के बराबर हो, तो यह जरूरी नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट r may be, r must be equal to a plus b, it is not compulsory, it may be, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। r is equal to a plus b may be possible और may not be, ऐसा भी हो सकता है। कब होगा ये, कब इक्वल होगा, ये हम बाद में देखेंगे। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसका डेरिवेशन, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से, अच्छा ये बताइए, अगर हम सबका पॉइंट का नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं S, इसका नाम दे देते हैं T और इसका नाम दे देते हैं L। अब यहां से कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। चलिए आइए भैया, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये भी समझिए। देखिए हमें ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ कब आएगा, एक ट्रायंगल है आपके पास, इसमें ये लेंथ कब आएगा, लेंथ निकालने के लिए यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे और राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ हम ऐसे T पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को आगे डैश डैश करके बढ़ा देंगे। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नाम बताइए राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम बताइए, बड़े वाले ट्रायंगल का OZT। इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें
हमें ये लेंथ निकालनी है तो क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये लेंथ आ जाएगी। तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल बताइए क्या है, ट्रायंगल का नाम बताइए क्या है। ट्रायंगल OZT को ले रहे हैं, ट्रायंगल OZT को ले रहे हैं। बताइए OZT में कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण पर का वर्ग बराबर लंब पर का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आप बताइए कर्ण की लंबाई ये 90 डिग्री है, ठीक। कर्ण की लंबाई क्या है, OT, तो OT का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ZT का स्क्वायर, और प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है OZ का स्क्वायर। अब आ जाइए इधर, इक्वल के नीचे इक्वल। OT की लेंथ कितनी है, OT मतलब R है, इसकी ये निकालनी है, R निकालनी है आपको, R स्क्वायर। ZT की लेंथ कितनी है, ZT की लेंथ पता नहीं, आओ निकाला जाए। पहले ये बताओ ये लेंथ कितनी है, B, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, B, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड के लेंथ इक्वल होते हैं। अगर ये B है तो ये भी B होगा। आइए ये निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनको एक क्रॉस लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये संगत कोण होते हैं। अगर ये थीटा है तो यही लाइन आगे गई है और सेम पैरेलल है ये दोनों, ये भी क्या होगा, थीटा। तो अब ये थीटा है, ये लेंथ पता है, तो ये लेंथ आप निकाल सकते हैं जेड की। कैसे निकाल सकते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में आप ध्यान दीजिए, छोटे वाले ट्रायंगल में जरा ध्यान दीजिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें आप निकाल लीजिए जेड की, बहुत आसान है। साइन थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, लगाइए साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, लगाइए। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, TSZ में, ट्रायंगल TSZ में लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, TZ अपॉन हाइपोटेन्यूस की लेंथ मालूम है B, तो TZ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, B यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई B इंटू साइन थीटा। चलो भाई TZ की वैल्यू यहाँ रख दो, TZ माने ZT, TZ मींस ZT, तो TZ की वैल्यू यानी ZT की वैल्यू कितनी आ गई, B sin थीटा, ये हो गया B sin थीटा। उसका क्या है दोस्तों, स्क्वायर, प्लस OZ कैसे निकालेंगे, आ जाओ OZ माने ये पूरा लेंथ मुझे चाहिए, ये तो पता है यहाँ तक A है, ये भी पता कर लो, आओ ZS। तो इस ट्रायंगल में, उसी ट्रायंगल में TSZ में अब की cos थीटा ले लो, क्या ले लो, अब की बार, पिछली बार क्या लिए थे, साइन थीटा, अब की बार क्या ले लो दोस्तों, cos थीटा। cos थीटा लोगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस आधार अपान कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है, SZ, और बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है, ST, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। SZ की वैल्यू अब रख दो, SZ की वैल्यू सॉरी निकालनी है SZ की वैल्यू, तो SZ अपान ST की वैल्यू कितनी है, B है, B यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ गई SZ की वैल्यू आ गई, SZ की वैल्यू B cos, ये B यहाँ से यहाँ चला जाएगा, B cos। तो कितनी अच्छी बात है, SZ की वैल्यू आ गई, इसकी लेंथ पता है, तो पूरी लेंथ बताओ, OZ कितनी हो जाएगी, A प्लस ये कितना है ZS B cos थीटा। तो पूरी लेंथ बताओ कितनी आ गई, ये लेंथ कितनी आई थी, याद रखो, TZ कितनी आई थी, B sin थीटा, और ये लेंथ कितनी आई है अभी यहां से यहां तक की, B cos थीटा। तो अब बताइए आपको पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक तो कितनी लेंथ है, A, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, OZ A प्लस B cos थीटा।
तो ओजेड हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा और ओजेड का स्क्वायर है। आइए इसे सॉल्व करें। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, बी का स्क्वायर दिया इसका भी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या होता है फॉर्मूला, पहले का स्क्वायर टर्म का a का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म यानी 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। टू ए बी कॉस थीटा। अब आ जाइए यहां पर आर स्क्वायर बराबर सबसे पहले ए स्क्वायर लिख लीजिए। अच्छा इन दोनों में इसमें और इसमें क्या कॉमन है जल्दी बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बी स्क्वायर क्या है कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में बी स्क्वायर क्या है कॉमन ले लीजिए भाई कॉमन, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आगे में ये बचा है क्या 2ab cos थीटा। अब मुझे ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। फाइनल फार्मूला आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा। तो अब आ जाइए आर का फार्मूला आपको डेवलप करना है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दो वेक्टर का यही है रिजल्टेंट, आर आपको निकल आया है। बताओ आर की वैल्यू कितनी आ गई, अगर इसकी लेंथ पहले वेक्टर की a है दूसरे वेक्टर की b है तो इस वेक्टर की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट। अब समझ में आया, a प्लस बी के बराबर नहीं होगा, इसकी लेंथ होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दोनों वेक्टरों के बीच के एंगल का cos। समझ गए, ये लेंथ आएगी इसकी। जरूरी नहीं है कि ये जो आए रिजल्टेंट की लेंथ इन दोनों के a और b के प्लस के बराबर हो। क्या r बराबर a प्लस बी आया, नहीं, हो भी सकता है अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तब ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू 1 तो ये 2ab बन जाएगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो तब आ जाएगा। तो अगर इनके बीच का एंगल, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तब ये सूत्र सही है। ये थीटा बराबर किसके लिए सही है, 0 डिग्री के लिए सही। बाकी हर केस में ये फार्मूला लगेगा, थीटा बराबर 0 हमेशा ये लगा सकते हैं, ये फार्मूला ये वाला r इक्वल टू a प्लस बी तभी लगा सकते हैं जब थीटा बराबर 0, ये हमेशा नहीं, ये हमेशा लगा सकते हैं। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे ध्यान दीजिएगा, ये मेन फार्मूला याद रखिएगा रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का। अब आ जाइए हम लोग आर वेक्टर की डायरेक्शन का फार्मूला, अल्फा और बीटा का फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। आइए दिशा, परिमाण तो आ गया, अब दिशा। तो दिशा का फार्मूला निकालने के लिए सेम डायग्राम का इस्तेमाल करना है। सेम डायग्राम को, आइए सेम डायग्राम हमें इस्तेमाल करना है, सेम डायग्राम, सेम डायग्राम। अब इसका हम क्लोन कर लेते हैं, आइए नीचे आ जाते हैं। तो समय बच जाएगा। चलिए दोस्तों, सेम डायग्राम को मैं नीचे ले जा रहा हूं। पहले तो मैं स्पेस यहां क्रिएट कर लूं। आइए
सबसे पहले मैं यहाँ पर सेम डायग्राम को ड्रॉ कर लूँगा तो मुझे जल्दी हो जाएगा। ये रहा आपका, इसी का क्लोन मैं नीचे ले आता हूँ, ये रहा। तो नेक्स्ट पेज के हेडिंग पर जाने से अच्छा है यहीं से मैं डायरेक्शन निकाल लेता हूँ। आइए इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए इसे थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, अभी थोड़ी देर में ये आपको दिखने लगेगा। थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्लो है, आइए उसके लिए सॉरी। तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर आर की क्या निकालनी है, दिशा। इसका मैग्नीट्यूड तो फार्मूला डेवलप कर लिए हैं। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आर बराबर अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हमें इसकी दिशा निकालनी है। दिशा का मतलब अल्फा पहले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है और ये वेक्टर दूसरे से कितना एंगल बना रहा है। तो आइए चलिए हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। तो अल्फा और बीटा निकालना बेहद आसान है दोस्तों। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले अल्फा अगर निकालना है तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा। अल्फा अगर निकालना है तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर आप ले लेंगे तो अल्फा बड़ी आसानी से आ जाएगा। tan अल्फा लगा दीजिएगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देते हैं tan अल्फा की वैल्यू। tan अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल में tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब b sin थीटा और बेस की लेंथ कितनी है दोस्तों, बेस की लेंथ कितनी है, बेस की लेंथ कितनी है दोस्तों, a प्लस b cos थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया b sin थीटा और बेस की लेंथ कितनी हो गई, a प्लस b cos थीटा। तो tan अल्फा हम निकालने जा रहे हैं दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला tan का लगा दीजिए। ये हमारा सिस्टम भी इस समय स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। दोस्तों देखिए हमें ये अल्फा निकालना, लगा दीजिए tan अल्फा का फार्मूला। tan अल्फा का फार्मूला क्या होता है, tan अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, परपेंडिकुलर b sin थीटा अपॉन बेस की पूरा लेंथ बताइएगा a प्लस b cos थीटा। तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा b sin थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस b cos थीटा। तो यहां से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स होता है, कहलाता है। tan घात -1 नहीं है, इनवर्स पढ़ते हैं इसे। tan दूसरी ओर जाता है तो tan इनवर्स, और इधर क्या बचा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब कई लड़के कह रहे हैं सर बीटा कैसे निकालेंगे, तो भैया अल्फा का याद रख लो फार्मूला। अल्फा का लॉजिक क्या है बनाने का, सुल्ट tan इनवर्स, अल्फा बराबर tan इनवर्स आएगा, बीटा में भी tan इनवर्स आएगा। और अल्फा का फार्मूला कैसे बनाते हैं, ध्यान सुनो। परिणामी का, रिजल्टेंट का जिधर वाले से एंगल निकाल रहे हो, ये अल्फा निकाल रहे हो, जब जिधर वाला एंगल निकाल रहे हो उस वाला उधर जिधर वाला एंगल निकाल रहे हो, जिधर साइड से, याद रहे अल्फा अगर निकाल लो तो इधर से निकाल लो, ए वाले साइड से। तो ए का अकेले ए रहेगा, बाकी दूसरा वाला वेक्टर का एक बार साइन लगेगा एक बार कॉस। साइन वाला ऊपर रहेगा, कॉस वाला इसका, इसमें दो लगेंगे, एक बार साइन लगा देना ऊपर लिख देना, इसी में कॉस लगा के कहां लिख देना, नीचे। और जिधर से एंगल निकाल रहे हो अल्फा, वो वाला वेक्टर वैसे ही उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, नीचे रहेगा। अब आ जाओ ऐसे बीटा निकालना, बीटा किधर से एंगल है परिणामी का, इधर से, तो इधर वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे अलग से रहेगा। बाकी कौन वेक्टर बचा, इसका मैग्नीट्यूड में साइन ऊपर रहेगा, a sin थीटा ऊपर और a cos थीटा नीचे। हो गया बीटा का भी फार्मूला। तो अगले पेज का जो ये हेडिंग है वो मैंने पिछले पेज पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एंगल का ये फार्मूला है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन हम करते हैं। आपके पास दो परपेंडिकुलर फोर्स हैं, एक है 10 न्यूटन
एक है 10√3 न्यूटन, और दोनों ही एक बॉडी पर लग रहे हैं और दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। बताना है what will be the magnitude and direction of resultant force, मतलब परिणामी का परिमाण और दिशा बताना है। ठीक है, परिणामी जो वेक्टर होगा, परिणामी वेक्टर कौन होता है, रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर आर। मुझे इसका क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी आर निकालना है, और डायरेक्शन का मतलब अल्फा या क्या निकालना है, बीटा। परिणामी का पहले वेक्टर से बना एंगल या परिणामी का दूसरे वेक्टर से बना एंगल बीटा निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। आपके पास दो परस्पर लंबवत बल है, तो एक बल ये मान लीजिए कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का, और एक बॉडी है, इस बॉडी पर दो बल लग रहे हैं, एक बल ऐसे और दूसरा बल परस्पर लंबवत है 90 डिग्री पर, 10√3 है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 10√3। पहला वेक्टर मान लीजिए ये वेक्टर ए है, उसका ये मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है। मान लीजिए दूसरा वेक्टर वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड ये क्या है, बी दिया हुआ है। आपसे कह रहा है तो परिणामी बल का परिमाण बताइए, यानी इसका जो भी परिणामी होगा, दोनों का परिणामी अगर बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। कैसे बनेगा, इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन, इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ से डायगोनली मिला दो, यही है वेक्टर आर रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड आर निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे, आर का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे। कैसे निकालते हैं बोलो दोस्तों, आर का फार्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने डेरिवेट किया था, थोड़ी देर पहले हमने डेरिवेट किया था, ये रहा, यही फार्मूला होता है ना आर का, इसके ऊपर था, याद होगा आपको, इसके ऊपर था, आपने डेरिवेट किया था, अभी हमने इसको नीचे स्लाइड किया था। तो आपने आर का फार्मूला तो ये देख ही लिया, यही तो है मेन फार्मूला, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये सिस्टम फिर स्लो कर रहा है, सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों आपने ये देख ही लिया था फार्मूला रिजल्टेंट का। यहाँ पर देखिए अब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आर का क्या फार्मूला होगा, अंडर रूट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और फिर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस करके पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा ये डिवाइस मेरा मल फंक्शन कर रहा है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। दोस्तों आइए, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना। आइए सॉल्व कर लीजिए, रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, b की वैल्यू साफ साफ देख पा रहे हैं 10√3 उसका स्क्वायर प्लस 2 पहले का मैग्नीट्यूड 10 दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है 10√3, ये b की वैल्यू हो गई 10√3 और इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 90, परस्पर लंबवत बल है, परपेंडिकुलर फोर्स है, यानी एंगल क्या हो गया दोनों वेक्टरों के बीच का 90। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब बचा क्या अंडर रूट में 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 300 और 100, 300 और 100 400 और 400 का स्क्वायर रूट 20 न्यूटन। यानी ये ऑब्जेक्ट कितना फोर्स फील करेगा बताओ, 20 न्यूटन का फोर्स फील करेगा, ना 10 का ना 10√3 का। अगर इन दोनों को ऐड भी करके देखो तो कितना आएगा, 10 डायरेक्ट ऐड करके देखो तो 10 और 10√3 की वैल्यू 1.7
तो 10 प्लस 17 27 आ रहा है। डायरेक्ट ऐड करने में कितना आ रहा है 27, बट ये फील कितना करेगा ओनली 20। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, ये नहीं बता दिया कीजिए नेट फोर्स जो होगा इन दोनों के सम के हमेशा बराबर होगा, नहीं, कब बराबर होगा वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि आपके पास दो समान बल का परिणामी जो आ रहा है उन्हीं बलों के बराबर है। मतलब अगर आपके पास एक बल है F, एक वेक्टर है F और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड F है, दूसरा वेक्टर आपका वो भी वेक्टर F ही है। कह रहा है दो समान बलों का परिणामी, बल की वैल्यू दोनों की समान, मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए एक बार फिर से, आपके पास दो अलग अलग फोर्स है। एक फोर्स मान लीजिए F1 है, F1 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा F1, और एक दूसरा फोर्स है अलग डायरेक्शन में लग रहा है वेक्टर F2, बट इसका भी मैग्नीट्यूड इसी के बराबर है। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा F2, ठीक है। और अगर F1 x है, अगर दोस्तों F1 x है, इसका मैग्नीट्यूड में मान लो x, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा x। कह रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एक टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है x x, हैव ए रिजल्टेंट, इनका जब रिजल्टेंट निकाला गया, रिजल्टेंट मतलब r जब निकाला गया तो r का क्या फार्मूला है, अंडर रूट फर्स्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकेंड फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड, और दोनों फोर्सों के बीच एंगल का कॉस। मान लेते हैं दोनों फोर्सों वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ थीटा है। अब आगे चलते, आपको बता रहा है कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड x x है। कह रहा है कि हैव ए रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड इक्वल टू आइदर ऑफ देम, मतलब इन दोनों में से किसी एक के बराबर है। जो एक रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट इन दोनों में से किसी आइदर ऑफ देम के बराबर, चाहे इसके दोनों तो ही सेम है, तो ये चाहे उस वाले x के बराबर है चाहे इस वाले x के। अब यहाँ पे वही हिंदी में आपके सामने दो समान बलों का परिणाम, दोनों बलों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों किसी बॉडी पर लग रहे हैं और दोनों समान बलों है, मैग्नीट्यूड सेम है, इनका जो परिणामी उन्हीं के बराबर है, इनका जो r है इन्हीं के बराबर है, यानी x के बराबर है। r किसके बराबर है x। अब वैल्यू रख दीजिए, सारी सॉल्व कर लीजिए। a की वैल्यू कितनी है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड x स्क्वायर, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड x स्क्वायर, 2 इंटू पहले का मैग्नीट्यूड x, दूसरे का मैग्नीट्यूड x, और उनके बीच का एंगल पता नहीं, वही तो एंगल निकालना है, एंगल कोण निकालना है। तो आइए निकाला जाए। स्क्वायर रूट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, इधर 1x स्क्वायर कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 2x इंटू x क्या होता है 2x स्क्वायर, और इंटू में cos थीटा। अब आ जाइए इधर 2x स्क्वायर इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस कितना 2x स्क्वायर, इधर क्या बचा 2x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा 1x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, माइनस x स्क्वायर बचेगा। इधर क्या है 2x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आगे चलिए यहाँ पर x 2x स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 2x स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, इधर क्या बचा दोस्तों cos स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस 1/2 आ गया, और इधर क्या बचा, इधर आपका क्या बचा, इधर आपका cos स्क्वायर थीटा नहीं है, गलती से यहाँ पे सॉरी cos थीटा है, इट्स माय मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी। आइए
तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, -1/2। -1/2 इधर cos में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, 120 डिग्री की वैल्यू। और इधर क्या है दोस्तों, cos थीटा। cos दोनों वैल्यू सेम है, बराबर का निशान है, बीच में इक्वल है, और cos लगा है तो एंगल भी सेम होना चाहिए, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 120। यानी दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल ऑफ एक्यूट एंगल न्यून कोण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अधिक कोण, यानी 120। यानी ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे होंगे। समझ गए? इसको एक और तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप कह रहे हैं कि दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, भाई इसका जो लेंथ है वही दूसरे का भी लेंथ है, और आप जानते हैं जो दो वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड जो आता है, तीनों त्रिभुज विधि से देखें तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। दो वेक्टर जिनको आप ऐड करते हो और जो रिजल्टेंट आता है, आपको याद होगा, दो वेक्टर पहला, दूसरा और तीसरा जो आता है, तीनों एक ट्रायंगल बनाते हैं। और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम कैसे हो सकता है, जबकि वो एक ऐसा ट्रायंगल बना है। मान लो ये पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दूसरा वेक्टर, ऐसे मान लो पहले वेक्टर के बाणार्क से हेड से दूसरा कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ये हो गया वेक्टर आर। वेक्टर आर की लेंथ भी कितनी है, सेम। ट्रायंगल में तीनों साइड सेम रखना है कि नहीं रखना है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और तीसरे वेक्टर का, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रखना है, तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, इक्विलैटरल बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समबाहु त्रिभुज में हमेशा अंदर का हर कोण कितना होता है, एंगल 60-60-60। तो अगर मुझे आपको इन बलों के बीच का कोण बताना है, जो बल आपके लिए गए थे, पहला बल ये वेक्टर F और दूसरा बल ये वाला वेक्टर F, दोनों के बीच का कोण क्या होगा, भाई इसको, ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इधर, और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इधर। तो ये एंगल है ना दोनों के बीच का, ये बताओ कितना है। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, ये 60 है, तो कितना बचेगा, 120। ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आते हैं नेक्स्ट। दो सदिश हैं आपके, वेक्टर P एंड वेक्टर Q, जिनका रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर आर। मान लेते हैं एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, इनका रिजल्टेंट क्या है, R है वेक्टर। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो वेक्टर R बराबर क्या हो, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, और कह रहा है कि ठीक है, तो मैं आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है दो वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट कितना है, वेक्टर, यही है ना। फिर कह रहा है यदि सदिश Q की दिशा पलट दी जाए, रिवर्स कर दी जाए, तो चलिए भाई अब इसको अगर हम देखा जाए, ऐसे देखें तो इसका डायग्राम बना देते हैं। ये रहा वेक्टर P, मान लीजिए ये वेक्टर Q है। अभी दोनों के बीच का एंगल आपने कितना माना है, थीटा माना है। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट ऐसे ही तो बनाते हैं, इसके टेल हेड से इसके समांतर और इसके हेड से इसके समांतर, ये रहा रिजल्टेंट, ये वेक्टर R है, यही है ना दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर R। अब कह रहा है चलो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए, R कितना होगा, और निकाल लिया जाए, काम आएगा। R कितना होगा, R बराबर क्या होता है आप जानते हैं, अंडर रूट पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है P, तो P का स्क्वायर, दूसरे के मैग्नीट्यूड Q का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू P इंटू Q इंटू उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा, तो cos थीटा लगेगा। R आ गया कि नहीं आ गया, अगर मैं R आ गया तो R का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर, स्क्वायर रूट इधर लाओ, तो R स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 रख लीजिए, अभी काम आएगा। अब कह रहा है यदि सदिश Q की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए, चल भाई इसकी डायरेक्शन, लेंथ वही रहनी चाहिए, तो डायरेक्शन रिवर्स करो, है ऐसे, बताओ इसकी लेंथ Q है तो इसकी भी लेंथ क्या रहेगी, जो भी वेक्टर, मान लो ये वेक्टर क्या है, Q डैश है, क्या है, Q पलटने के बाद नया वेक्टर बन गया Q डैश, बट इसकी लेंथ क्या है, वो तो Q ही रहेगी। अब बताओ, अब कह रहा है, अब पहले वेक्टर P, पहले वेक्टर कौन, वेक्टर P, पहले वेक्टर कौन, वेक्टर P,
और अब जो नया वेक्टर आया है Q को पलटने के बाद ये, अब इसका और इसका रिजल्टेंट जो है वो कैसे बनेगा भाई, इसके हेड से इसके समांतर रेखा और इसके हेड से इसके समांतर रेखा, ये आ रहा है रिजल्टेंट। ये कह रहा है वेक्टर S है, ये कितना है दोस्तों, वेक्टर S हो जाता है। तो वेक्टर S कैसे निकलेगा, फिर वही रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है बताइए। R का क्या फार्मूला होता है, पहले फार्मूला बताइए, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज होके क्या हो गई, पहले मैग्नीट्यूड क्या था रिजल्टेंट का r, इसलिए r के जगह पर क्या रहा, r ही रहा। बट अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, s, तो s की जगह r की जगह s। अंडर रूट में पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो p ही है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड दोस्तों कितना है, p ही है, तो p²। अब दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो q ही है, q² प्लस 2ab cos। अब बताओ दोनों वेक्टरों के बीच का इसका और जो नया वेक्टर आया इसके बीच का एंगल बता दो भाई, ये कितना होगा। अच्छा अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, ये थीटा है तो ये कितना बचेगा 180 माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पर आपकी एंगल क्या आएगा 180 माइनस थीटा। इसे सॉल्व कीजिए तो यस बराबर क्या आ जाएगा, √p² प्लस q² और cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है, याद रखिएगा, माइनस cos थीटा। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब एक काम कीजिए, स्क्वायर को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, s² बराबर क्या आ गया, p² प्लस q² माइनस 2ab cos थीटा। तो इस तरह से आपके पास दो इक्वेशन तैयार हो गए, ठीक है, एक तो ये एक तो ये। अब प्रूफ क्या करना है, r² प्लस s², दोनों का लेफ्ट साइड इक्वेशनों का ऐड करिए, लेफ्ट प्लस लेफ्ट ऐड करोगे तो राइट प्लस राइट ऐड हो जाएगा, लेफ्ट और लेफ्ट ऐड कीजिए तो r² प्लस s² बराबर राइट ऐड कीजिए तो ये। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पर p और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा q, समझ गए। यहाँ पर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड p और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है q, ये लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 2pq आएगा। अब एक काम कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, इसको और इसको, लेफ्ट लेफ्ट तो राइट भी ऐड करिए। राइट वाला पहले इसका बताइए क्या है, r² की वैल्यू बताइए कितनी है, r² की वैल्यू बताइए कितनी है, p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा और प्लस s² की वैल्यू बताइए कितनी है, p² प्लस q² माइनस 2pq cos थीटा। अब इसी को ऐड कर लीजिए, 2pq cos थीटा माइनस 2pq cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो r² प्लस s² इज इक्वल टू टोटल क्या p² 2p² और टोटल क्या q², 2q², 2 कॉमन ले लीजिए। यही प्रूफ करना था आपका, यही क्या करना था, प्रूफ आ गया ना आपका, यही प्रूफ करना था। आप चाहो तो तुम यहाँ लेते आओ तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, समझ गया। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, आपको दो से ज्यादा वेक्टरों को जोड़ना है, ऐड करना है। उससे पहले दोस्तों मैं एक चीज आपसे एक पूछना चाहता हूँ जो बार बार मन में सवाल आ रहा है। मान लीजिए एक वेक्टर है, वेक्टर है और एक वेक्टर है वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो बताइए इनका रिजल्टेंट कितना आता है, रिजल्टेंट कितना आता है, यही आता है ना। और इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर r है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है r, इसका मैग्नीट्यूड a, इसका मैग्नीट्यूड b, r कितना होता है ये भी बता दीजिए। r की वैल्यू होती है √a² प्लस, r की वैल्यू होती है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है ना। अब मुझे ये बताओ यार, ये r कब दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आएगा, कब a प्लस b के बराबर आएगा r। अब यही चीज हमें देखना है, मैं बता रहा हूं। देखो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दो वेक्टरों के सम का मैग्नीट्यूड,
दो वेक्टरों के सम का, दो वेक्टरों का सम यही है ना, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, अधिक से अधिक कब होगा। ये बहुत ज्यादा कर रहा है आपको, तो एक वेक्टर ये आप बदल नहीं सकते, ये दिया हुआ है, इनके बीच में एंगल आप केवल बदल सकते हैं। अगर आपके पास, हम कह रहे हैं, हम दे रहे हैं आपको, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, हाँ दोनों के बीच का एंगल आपकी इच्छा है बदल सकते हैं। अब बताइए ये मैक्सिमम कब आएगा, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कब आएगा, सबसे ज्यादा नेट वाला जो फोर्स है वो कब सबसे ज्यादा आएगा, आइए निकालते हैं। बताओ ये मैक्सिमम कब होगा। आप जानते हैं ये तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं चेंज कर सकते, ये नहीं, ये तो अंक है, नंबर है, चेंज नहीं। हाँ एंगल आप बढ़ा, एंगल ऐसा लीजिए कि ये मैक्सिमम हो जाए। अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो पूरा सॉल्व होके आर भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा भाई। तो अब बताइए ये कब मैक्सिमम होगा, हमें आर मैक्सिमम के लिए ये क्या चाहिए, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितने डिग्री हो, 0 डिग्री। तो बताइए, अब बताइए आर मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर ए बी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में कौन हो जाए, वेक्टर बी भी हो जाए, तब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और अब निकाल के देखो आर मैक्स कितना आएगा, अधिकतम आएगा, और अधिकतम कितना आएगा वो भी देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और cos 0 डिग्री ले रहे हैं, उनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। अब ये मैक्सिमम आएगा, क्योंकि जब थीटा 0 होता है तो याद रखिएगा cos मैक्सिमम होगा, cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, याद रखिएगा cos 0 0 नहीं होता, मैक्सिमम होता है 1, और ये मैक्सिमम है तो ये भी अब मैक्सिमम आएगा। और देखिए कितना आता है ये, अब जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1, ये क्या बचा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। अब बताओ आर मैक्सिमम कितना आया, दो वेक्टरों का सम का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लिख के आइएगा, व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, तब उनका जो सम का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो इन दोनों के अलग अलग लेंथ के सम के बराबर होगा। तो अब आपको एक चीज यहां पता चला ना, दो वेक्टरों का जो सम आता है इसका मैग्नीट्यूड आर कब a प्लस बी के बराबर होता है, बताओ, हमेशा होता है नहीं, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अब इनका जो आर आएगा वो आएगा क्या, a प्लस बी आएगा। यहाँ पर जरूरी भाई थीटा जब 0 होगा तभी आर a प्लस बी के बराबर होगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पर आर किसके बराबर है, यहाँ पर आर किसके बराबर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट यहाँ पर आर किसके बराबर है, a प्लस बी के। इस फिगर के लिए जब एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं दो वेक्टर, तो उनका नेट मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड, सम का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उन्हीं के अलग अलग मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। ये हो गया नोट, आपका नोट पॉइंट। अब आते हैं यहीं पर एक और बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे आर मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम करना है, तो मिनिमम करने के लिए इसे कम से कम कर दो। ये कम से कम कब होगा, ये कम से कम कब होगा, ये सबसे ज्यादा कम -1 होता है, -1 से कम ये नहीं हो सकता। और कब होता है, जब थीटा बराबर 180 डिग्री। तो याद रखिएगा ये मिनिमम कब होता है, जब थीटा कितना लिया जाए 180 डिग्री, तब cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, -1, इससे कम नहीं हो सकती। तब उस समय आर भी क्या हो जाएगा, मिनिमम, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। आप मिनिमम करना चाह रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू, थीटा कितना लेना है 180, और तब ये मिनिमम हो गया -1। अब सॉल्व करके देखो आर मिनिमम कितना आ रहा है, आर मिनिमम अब आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट
ए माइनस बी का इसे क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। अब बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी। मॉड क्यों लगा रहे हैं भाई, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ए माइनस बी क्यों लिख नहीं रहे हैं केवल, क्यों हो सकता है ए आपका छोटा हो लेंथ में और बी वाला बड़ा हो, तब तो ये निगेटिव आ जाएगा, जबकि मैग्नीट्यूड की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आती, इसलिए मॉड लगा दो। समझ गए ना आप, हो सकता है ये छोटा हो इसलिए मॉड लगा दिया। अब आप बताइए दो वेक्टर के सम करने पर जो रिजल्टेंट आता है वो कब मैक्सिमम हो सकता है, जब दोनों एक डायरेक्शन में हो, और वो रिजल्टेंट कितना होगा, उन दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड के परिमाण के योग के बराबर होगा। और अगर मिनिमम पूछा जाए दो वेक्टरों का, परिणामी जो है ये मिनिमम कब आएगा, जब दोनों वेक्टर 180 डिग्री पर हो जाए, अर्थात ऐसा भी हो जाए, पहला वेक्टर ये है मान लीजिए और दूसरा वेक्टर इससे कितनी डिग्री पर हो जाए, इससे कितनी डिग्री पर, 180, यानी दूसरा वेक्टर इधर की ओर मूव कर ले। अब दोनों वेक्टरों के बीच का कोण एंगल कितना हो गया, 180। अब ऑब्वियस ही बात है, अब ये मैक्सिमम एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, यानी परिणामी जो दोनों का नेट आएगा वो जो होगा मिनिमम आएगा, और उन दोनों परिणामी जो आएगा उनके अलग अलग परिमाणों ए और बी के डिफरेंस के बराबर होगा। समझ गए, ये अलग से बताना था, एग्जाम में बहुत आता है। दो वेक्टरों का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, याद रखना कितने डिग्री पर होता है, जब थीटा उन वेक्टरों के बीच 0 या वो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हो, और तब कितना होगा उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा, उन दोनों वेक्टरों के अलग अलग मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, उन दोनों वेक्टरों के अलग अलग योग के उनके परिमाण के, एक वेक्टर ए के परिमाण ए, वेक्टर बी के परिमाण बी, उन दोनों वेक्टरों के अलग अलग परिमाणों के योग के बराबर होगा। अगर दो वेक्टर विपरीत डायरेक्शन में है, 180 डिग्री पर है, तो उनका जो नेट बनेगा वेक्टर आर का लंबाई जो होगा वो मिनिमम आ जाएगा, और किसके बराबर होगा, किसके बराबर, उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों के डिफरेंस के a माइनस बी के बराबर होगा। समझ गए आप लोग, ये चीज आपको समझना है। आइए अब दो वेक्टर को से ज्यादा वेक्टरों को कैसे ऐड करते हैं, आइए देखते हैं। 5 वेक्टर हैं, इन पांचों को जोड़ना है और एक वेक्टर लाना है परिणामी को, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले पहला वेक्टर खींच लेते हैं, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में, तो पहला वेक्टर मैंने खींच लिया भाई। अब इसके बाणांक से हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना, ये भी तो लिख दूं मैं, हमें ये चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी और प्लस वेक्टर ई। ये कहाँ होगा, ये बनाना है। चलो आओ बनाते हैं। सबसे पहले पहला वेक्टर खींच लेते हैं। अब पहले वेक्टर के बाणांक से दूसरा वेक्टर कनेक्ट करते हैं, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, और जितनी लंबाई का उतनी ही लंबाई कनेक्ट कर दिया गया। अब क्या करते हैं, अब दूसरे वेक्टर के बाणांक से तीसरा वेक्टर कनेक्ट करते हैं, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, और जितना बड़ा है उतना ही बड़ा। इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं, बहुभुज विधि। बहुत सरल है। अब तीसरे के बाण से चौथा कनेक्ट कर दो, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, कनेक्ट कर दिया चौथा, 5 लंबाई का इधर की। अब चौथे के बाण से पांचवा वाला कनेक्ट करते हैं, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में उतनी ही लंबाई का, कनेक्ट कर दिया। लो अब लास्ट में क्या करते हैं, याद रखिएगा, लास्ट में पहले वेक्टर के पूंछ से, पहला वाला ये है, आखिरी वाले के बाण को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यही है, कुछ और नहीं है बल्कि यही है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी और प्लस वेक्टर ई। इसी को मान लो, पांचों का जोड़ को मान लो वेक्टर आर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। एक वेक्टर से नाम लेना हो तो वेक्टर आर है। इस तरह से हम दो या दो से ज्यादा वेक्टरों को ऐड करना हमने सीखा। दो वेक्टरों के परिणामी का हमने क्या निकालना सीखा, दो वेक्टरों के योग के
परिणामी का हमने क्या निकालना सीखा, परिमाण निकालना सीखा। r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और कल अब हम सीखेंगे दोस्तों किसी वेक्टर का वियोजन कैसे करते हैं, उसे तोड़ते कैसे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।